हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए अभी हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा अगला टॉपिक, अगला फंक्शन। और हमारा अगला फंक्शन है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अर्थात अगर हम इसको हिंदी में पुकारें तो वो होगा भिन्नात्मक भागफलन। यानी कि भिन्नात्मक हिस्से का मतलब उसमें जो भी हमको संख्या दी रहेगी उसमें भिन्नात्मक हिस्सा क्या है वो हमको देखना है। ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, भिन्नात्मक भागफलन। मान लो कोई वास्तविक संख्या है x आपके पास, तब आप ये सिंबल देखिए, ये तो करली ब्रैकेट बना हुआ है, सर्पिलाकार कोष्ठक जो आपके पास यहाँ पे x के आजू बाजू जो बना हुआ दिख रहा है, तो इसका अर्थ होता है x का भिन्नात्मक भाग। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल देखो, 3.45 में अगर ये ब्रैकेट लगा है, यानी कि ये ब्रैकेट का मतलब वही, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये ब्रैकेट से हम उसको व्यक्त करते हैं भिन्नात्मक भागफलन को। और इसका मान कैसे निकालते हैं? अंदर लिखी हुई संख्या का उसमें जो भिन्नात्मक हिस्सा है, तो भिन्नात्मक हिस्सा कैसे पता चलेगा? पूर्णांक वाले हिस्से को हटा दो। तो यहाँ पे क्या है? 3.45। तो 3 जो है, देखो 3.45 मतलब 3 है ना भाई। 3.45 मतलब इसको अगर आप तोड़ के लिखोगे तो 3 हो गया पूर्णांक वाला हिस्सा, और ये 0.45 जो हो गया वो दशमलव वाली संख्या यानी कि भिन्नात्मक हिस्सा हो गया, दशमलव वाला भाग हो गया, और इसीलिए वही आपका आंसर आएगा। ये तो भिन्नात्मक भागफलन मतलब दी हुई संख्या में से पूर्णांक वाले हिस्से को हटाकर जो भिन्नात्मक हिस्सा बच गया, बस वही इसका उत्तर होगा। इसीलिए इस फलन का नाम है भिन्नात्मक भागफलन, अर्थात भिन्नात्मक हिस्से वाला फलन, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट फलन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है। अब आप बोलेंगे सर वो तो चलो ठीक है, फिर इसमें ऐसे कैसे कैसे हो गया? तो देखो -2.75 का अगर भिन्नात्मक भागफलन निकालना है तो सर ये 0.25 कैसे आ गया? इसमें तो 0.75 दिख रहा है सर, 0.75, आपको 0.75 लिखना चाहिए, आपको तो यहाँ पे 0.25 लिखा है, ऐसा कैसे कैसे हो गया? तो याद रखना, आपको भिन्नात्मक भाग लिखना जरूर है, मगर आपको वो भिन्नात्मक भाग धनात्मक के रूप में लिखना है। अब उसको जरा गौर से समझिए। आइए इधर मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर इसको मिटाना पड़ेगा और मैं आपको उसको बताता हूँ कि वो कैसे हुआ। देखो -2.75 है, आपको क्या करना है? भिन्नात्मक भाग लिखना तो है, लेकिन इसको हमेशा धन के रूप में लिखना है। ठीक है। आप बोलेंगे सर माइनस चिन्ह लगा दीजिए और 0.75 लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 0.75 भिन्नात्मक भाग दिख रहा है, यहाँ पे जैसे आपने 0.45 धनात्मक भाग, सॉरी 0.45 आपने भिन्नात्मक भाग देखा तो उसको लिख दिया, वैसे ही आपने 0.75 देख रहे हो तो उसको लिख दो। ऐसे नहीं, आपको उसको भिन्नात्मक भाग जो लिखना है धनात्मक रूप में लिखना है। ठीक है। अब आप बोलेंगे माइनस साइन लगा के 0.75 लिख दो, ऐसा नहीं चलेगा। तो अब क्या करना क्या है सर वो बता दो। तो करना ये है कि हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, -3 और +3 का काम करने जा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये 3 के करीब है। -2.75 में अगर मैं 3 जोड़ दूंगा तो वो धनात्मक बन जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इससे 2.75 से बड़ी संख्या 3 होती है, यानी जस्ट नजदीकी पूर्णांक 3 है इसके। ठीक है। इसको आप अच्छे से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ये देखो कैसे होगा, ये पहले से लिखी हुई संख्या इधर है, ये देखो जो वहां लिखा था वो मैंने यहाँ लिख दिया, फिर मैंने अपनी इच्छा से माइनस और प्लस कर दिया। गणित में ऐसा करने से कोई उल्लंघन नहीं है, जो चीज आप अपनी सहूलियत के लिए जोड़ दीजिए तो उसको बैलेंस करने के लिए घटा भी दीजिए। ठीक है। अब क्या होगा बताओ? अब देखो ये -3 हो गया, और इसको देखो 3 में से अगर 0.25 माइनस होगा तो 0.25 बचेगा, या यूं कहिए 3 में से अगर 2.75 जाएगा तो 0.25 बचेगा। अब आप इसको देखो, ये हो गया पूर्णांक हिस्सा और ये हो गया भिन्नात्मक हिस्सा, इसलिए इसका आंसर आएगा 0.25, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो आपको समझ में आ गया, आपको भिन्नात्मक हिस्सा लिखना तो जरूर है, लेकिन उसको कैसे लिखना है आप वो यहाँ से समझ लीजिए अच्छे से। प्लस में जो रहेगा भिन्नात्मक हिस्सा वही आपका आंसर आएगा। वहां से तो हमको निकालते नहीं बन रहा था, कैसे होगा करके कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो ये ऐसे होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वैसे आप नीचे देखो, इधर -0.55 और इधर क्या लिखा है 0.45, तो इसका भिन्नात्मक भागफलन ऐसे कैसे 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 हो गया? तो वो आपको क्या करना है, आप समझ गए होंगे कि वहां पे हम क्या करने वाले हैं। इसका नजदीकी पूर्णांक 1 है तो -1 +1 करके पहले इसको आप समझिए। ठीक है, ऐसे आपको समझना है इसको भाई, ताकि वो भिन्नात्मक भाग जो है वो आपको धनात्मक रूप में दिखने लगे। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 0.45 लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? एक जोड़ा और एक घटाया, क्यों ऐसा किया? क्योंकि 1 के करीब है, तो ऐसा मैंने कर दिया। अब देखो ये भिन्नात्मक हिस्सा साफ साफ आपको नजर आने लगा। पूर्णांक कहाँ गया?
-1, तो पूर्णांक हिस्सा भिन्नात्मक हिस्सा, इसलिए 0.45 लिखा है। अरे नीचे तो 3 लिखा है, 3 का क्या बोलते हैं भिन्नात्मक भागफलन क्या होगा, यानी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होगा 3 के लिए। तो भैया 3 तो पूरा एक पूर्णांक है, उसमें तो पॉइंट कुछ कुछ है ही नहीं, 3 दशमलव कुछ कुछ नहीं, मतलब 0 0 है ना भाई। तो इसका भिन्नात्मक हिस्सा कुछ नहीं है इसलिए 0, इसका भिन्नात्मक हिस्सा कुछ नहीं है इसलिए 0। तो आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई डाउट है क्या, नहीं है, ठीक है। भिन्नात्मक भागफलन बहुत ही इजी है। अब चलते हैं अपन आगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक बार डेफिनेशन लिख दी है, इंग्लिश में हिंदी में सब सेम है। हम कोशिश करेंगे कि हम दोनों लैंग्वेज को बीच बीच में यूज करें, क्योंकि दर्शक जो है वो हो सकता है हिंदी मीडियम वाले हों, हो सकता है इंग्लिश मीडियम वाले हों, तो दोनों को समझ में आना चाहिए। इसलिए मैं बार बार प्रयास करूंगा कि मैं शब्दों को इंग्लिश में भी बोलूँ। तो द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो है एफ इस फंक्शन आर, एफ इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, सेट ऑफ रियल नंबर्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, एंड डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल, देखो कर्ली ब्रैकेट के अंदर x लिखा है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r इज कॉल्ड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। तो ये इसी को बोलते हैं अपन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, अर्थात भिन्नात्मक भागफलन। अच्छा, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स r, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r, क्योंकि आप कुछ भी रख सकते हैं x के किसी भी मान के लिए। यहाँ फलन जो है गड़बड़ नहीं हो रहा है, अनंत नहीं हो रहा है, अपरिभाषित नहीं हो रहा है, अस्तित्वहीन नहीं हो रहा है, काल्पनिक नहीं हो रहा है, तो आप x की जगह कोई भी वास्तविक संख्या रख सकते हैं। इसलिए इस फंक्शन का डोमेन जो होगा पूरे वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r होगा, ठीक है। इस फंक्शन का डोमेन पूरे वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r, सेट ऑफ रियल नंबर्स r, बट इसका रेंज जो होगा, अब देखो रेंज हमने क्या लिखा है, सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल आप इसको बोल सकते हो, जिसमें 0 जो है शामिल है किंतु 1 शामिल नहीं है। 1 क्यों होगा शामिल, भिन्नात्मक भाग के रूप में हमको 1 मिल ही नहीं सकता, 1 तो पूरा एक पूर्णांक है तो 1 मिल नहीं सकता, इसलिए 1 की तरफ से ओपन है, ठीक है। 0 की तरफ से क्लोज है, 0 की तरफ से क्लोज इसलिए है क्योंकि अगर कोई पूर्णांक है तो उसमें भिन्नात्मक हिस्सा हो ही नहीं सकता। जैसे आप देखो यहाँ पे 3 एक पूर्णांक है, उसमें कोई दशमलव वाला है ही नहीं कुछ, तो 0 हो गया। क्यों 0 हुआ, क्योंकि दशमलव वाला उसमें हिस्सा कुछ नहीं, मतलब 0 है। भिन्नात्मक भागफलन यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में हमको हमेशा दशमलव के बाद जो संख्या यानी कि पूर्णांक को हटाने के बाद अगर उसमें कुछ संख्या बच गई 0 पॉइंट, मतलब यानी कि पॉइंट के बाद वाली संख्या, तो उसको हम लिखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 0.45 मैंने लिखा है, यहाँ पे कुछ नहीं है, 3 के बाद कुछ नहीं है, 3.0 करके आप ये सोचो इसका भिन्नात्मक हिस्सा 0 है, इसलिए यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, ठीक है। तो भिन्नात्मक हिस्सा तो हमेशा 1 से छोटा ही होगा, 0 हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 1 से छोटा होगा। इसलिए हम लोग का रेंज जो है, ये फंक्शन का जो रेंज है, हमने इस तरीके से लिखा है, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और इस फंक्शन के ग्राफ को समझते हैं। ग्राफ कैसे बनेगा इसका ध्यान से देखेंगे आप। ग्राफ देखने से पहले एक इंपॉर्टेंट नोट हमने यहाँ पे लिखा है कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, और ये बहुत आसानी से आप समझ सकते हो भैया, किसी भी संख्या में अगर उसके पूर्णांक को, जो उसका नजदीकी पूर्णांक, उससे वो संख्या या उससे छोटा जो नजदीकी पूर्णांक, अगर आप उसको माइनस कर दो तो आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट ही तो बचेगा। सीधी सी बात है, अगर आप 3.75 आप ले रहे हो यहाँ पे और उसका आप अगर भिन्नात्मक भागफलन निकालना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, 3.75 लिखो x की जगह और 3.75 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, ये पिछले वीडियो में हमने बताया इसको, जिसमें कि 3.75, अब इसमें से इसके नजदीकी इससे छोटा लेकिन इसके छोटों में सबसे बड़ा वो पूर्णांक कौन सा है, 3 है, तो घटाओगे तो क्या आएगा 0.75, और देखा जाए तो इसका भिन्नात्मक हिस्सा यही है। तो इस तरीके से ये बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हो। अब देखते हैं अपन इसके ग्राफ के बारे में। तो हमको पता है कि भैया इसमें तो आपको मिलना है क्या मिलना है, आप मान लो आपको 0 पॉइंट कुछ आप रखते हो, 0.1 0.2, ये अपने आप में खुद भिन्नात्मक हिस्से हैं, ठीक है। तो इसलिए जो रखते जाओगे इमेज के रूप में आपको वही मिलते जाएगा। ग्राफ इसका ऐसे बनते जाएगा, 0.9 रखोगे 0.9, तो इमेज के रूप में आपको 0.9 मिलेगा, क्योंकि उसका भिन्नात्मक हिस्सा वो खुद है। 0.9 का भिन्नात्मक हिस्सा खुद 0.9 है, ठीक है ना। 0.9 का 0.1 का भिन्नात्मक हिस्सा 0.1 है। जब सेम वैल्यू मिलते जाती है ना, तो ग्राफ ऐसे बढ़ते जाता है, एक पॉइंट यहाँ से उतनी दूरी पर एक पॉइंट वहां से,
0.5 चुनोगे तो 0.5 मिलेगा, यहाँ पे पॉइंट बनेगा, 0.6 में 0.6 मिलेगा, यहाँ पे बनेगा, ऐसे करके ग्राफ ऐसे उठता जाएगा। लेकिन याद रखना आप जब 1 पे पहुंचोगे तो यहाँ पे आपको लगा देना पड़ेगा व्हाइट सर्कल, क्योंकि 1 पे आप जब पहुंचोगे तो 1 का जो भिन्नात्मक हिस्सा कुछ नहीं है, 0 है, तो वापस 1 पे पहुंचने पर ग्राफ वापस यहाँ पहुंच जाएगा, क्योंकि आपको इमेज के रूप में क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, अर्थात 1 का भिन्नात्मक हिस्सा 0 है, इसलिए आपको 1 पे पहुंचने पर ग्राफ जो है यहाँ पे आ जाएगा, ग्राफ का जो पॉइंट है वहां नहीं रहेगा। फिर आप जैसे लिखोगे 1.1, अब बताओ 1.1 में भिन्नात्मक हिस्सा क्या है, 0.1 यानी 0.1, 0.1 मतलब वो इसके जैसा आ गया, यानी ग्राफ फिर से इसके जैसा सीट पे से उठने लगेगा। फिर 1.2 बोलोगे, फिर आप इसमें 0.2 आ गया, मतलब आप देखो 0.1 0.2 ये सब फिर से रिपीट होते जा रहे हैं, ठीक है, ये ऐसे चलते जाएगा ऐसे। 1.9 फिर कितना आएगा, 0.9, फिर से जैसे ही आप 2 पे पहुंचोगे तो 2 का भिन्नात्मक हिस्सा खोजोगे तो फिर से 0 हो जाएगा, तो 2 पे पहुंच के फिर यहाँ व्हाइट सर्कल लगेगा, कहानी फिर से शुरू होगी 2 से, यानी देखो ना 2 रखोगे तो 2 का भिन्नात्मक हिस्सा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा ना, भिन्नात्मक हिस्सा मतलब फ्रैक्शनल पार्ट, तो 2 का फ्रैक्शनल पार्ट हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, इसलिए क्योंकि उसमें है ही नहीं ना कुछ फ्रैक्शनल पार्ट, इसलिए ग्राफ फिर से गिर जाएगा कहाँ पे, 2 पे, ठीक है, ये टूट के गिरेगा, यहाँ पे पूरा डिसकंटिन्यू हो गया, फिर से इसकी कहानी 2 से शुरू होगी, फिर 2.1 रखोगे आप, फिर इसका भिन्नात्मक हिस्सा खोजोगे, फिर बोलोगे 0.1, देखो ना 0.1 0.2, जब हम लोग 1 के आगे बढ़े थे तो देखो आपको इमेज के रूप में क्या मिले थे, 0.1 2 3 4 मिले थे, अब 2 से आगे बढ़ने फिर अपने को भिन्नात्मक हिस्सा वही मिलेगा, तो फिर से कहानी वहीं से चालू होगी, ऐसे 3 तक जाएगी कहानी, फिर 3 पे पहुंचेगा तो फिर व्हाइट सर्कल इस तरीके से आपको मिलेगा, इधर भी उधर भी, ठीक है, इधर भी ऐसा मिलेगा, ऐसे 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 चलते जाएगा, इस तरीके से इसका ग्राफ बना है। कहीं पर भी आप डाउट है आपको तो आप पूछ लीजिए, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है, माइनस में से भी आप बनाओगे तो इधर ऐसे आएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। वहां पे क्यों व्हाइट सर्कल हुआ, क्योंकि वो कौन सा बिंदु है, 0 के ऊपर वाला है, यानी 0 का फ्रैक्शनल पार्ट स्वयं 0 है, तो वहां क्यों मिलेगा, वो पॉइंट यहाँ मिलेगा वो तो अपना 1 वाला पॉइंट है ना भाई, ठीक है, ऐसे करके आप बनाएंगे ऐसे, ठीक है, लाइन पड़े थोड़ी सी आपको आई सी दिख रही, लेकिन सब एक सीध में ये व्हाइट सर्कल्स आपको मिलेंगे। ये हुआ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ, ये उसकी डेफिनेशन, ये उसका मतलब, उसका अर्थ क्या हुआ, दी हुई संख्या के भिन्नात्मक हिस्से को अलग करके लिखना, ये उसका डोमेन रेंज हुआ, ये महत्वपूर्ण एक सूत्र है उसको याद रखना। इस तरीके से ये टॉपिक होता है समाप्त। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अवश्य बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगले हिस्से में हम पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथम यानी लघुगणकीय फलन, ठीक है, चरघातांकी फलन और लघुगणकीय फलन अर्थात एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, तो ये अगले वीडियो में हम समझने वाले हैं। तब तक के लिए आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और खूब अच्छे से पढ़ें। थैंक यू सो मच।